हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ चले हैं और मध्यकालीन भारत से जो संबंधित है वह 3 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने वो 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मध्यकालीन भारत को बेसिक से समझने के लिए जो है अच्छा ये रहेगा कि आप लोग जो है पहले वो 3 वीडियोस यानी जो 3 क्लासेस हुए उनसे संबंधित जो वीडियोस है उनको ज़रूर देखें। तो ये 3 वीडियोस जो है अपलोडेड है और इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो अब हम लोग जो है ये मध्यकालीन भारत की यह चौथी क्लास है जिसमें आज हम लोग स्पेशली जो है महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये जो एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से इतिहास का ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये यानी कि मध्यकालीन भारत की यह चौथी क्लास है और इससे संबंधित जो यानी महमूद गौरी से संबंधित जो विभिन्न तथ्यों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मोहम्मद गौरी को जानने से पहले हम लोग जो 3 क्लासेस जो अपलोड किए गए हैं जिससे संबंधित वीडियोज उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी यानी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो इसका जो पहला क्लास जो इससे रिलेटेड यानी मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जो पहली क्लास थी उसमें हमने जो है इसके सिलेबस के बारे में यानी कि जो मध्यकालीन भारत हम लोग किस प्रकार क्रमानुसार पढ़ेंगे उससे संबंधित बातों को हमने यानी कि उसके बारे में हम लोग बात किए थे कि इसे किस अनुसार पढ़ना है मध्यकालीन भारत को। फिर इसका जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने जो है इस्लाम धर्म के उदय के बारे में जाना। यानी कि ये जो मध्यकालीन भारत का जो आरंभ है वह अरबों के आक्रमण से ही आरंभ होता है। तो अरब जो थे आक्रमणकारी वो इस्लाम धर्म के यानी प्रवर्तक थे। वो जो है अपने धर्म प्रचार के लिए भी जो है भारत पर आक्रमण करते हैं, इसलिए जो है इस्लाम धर्म को जानना आवश्यक था। तो दूसरा जो वीडियो था इसका वह इस्लाम धर्म से संबंधित है। इससे रिलेटेड तीसरी जो वीडियो अपलोड की गई वह तीसरी जो वीडियो थी वह जो है अरबों के आक्रमण के बारे में यानी उससे संबंधित थी जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम जो कि प्रथम सफल आक्रमणकारी माना जाता है यानी कि अरबों के द्वारा, तो उसके बारे में हमने बातें की थी। उसके से संबंधित जानकारियां हम लोग हासिल किए थे। आज स्पेशली जो है हम लोग इस वीडियो में मोहम्मद गजनवी यानी गजनी साम्राज्य जिसे अयामनी वंश भी कहा जाता है इसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जो है यानी कि गजनी साम्राज्य या मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ने से पहले जो है हम लोग उस काल की परिस्थितियों के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। यानी उस काल की परिस्थितियों में जैसे सामाजिक स्थिति, जो इसकी धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ये सब जो है हम लोग जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। तो ये सब जो आगे का जो है यानी ये सब आक्रमण जो है हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा, यानी आसानी रहेगी हमें ये सब चैप्टर आगे समझने में। तो उस समय का जो सामाजिक व्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है वह जो है वह भी 4 वर्णों में विभक्त थी। यानी कि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल से जो हम लोग देखते आ रहे थे वर्ण व्यवस्था, लगभग वही वर्ण व्यवस्था जो है इस काल तक थी। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था में यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलावा जो 4 वर्ण थे, इसके अलावा भी कई छोटे छोटे वर्ण इसमें शामिल हो गए थे। और ये यानी ये जो 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको तो कुछ अधिकार यानी जो शूद्र था उसको तो कुछ अधिकार मिला था जो इन 4 वर्णों में निम्न वर्ग था सबसे। किंतु इन शूद्र यानी ये 4 वर्ण के अलावा भी जो है समाज में कई छोटे छोटे वर्ण जो है उभर कर सामने आए थे जिनको कोई भी अधिकार नहीं थे और वह समाज का जो सबसे निचला तबका माना जाता था। उसे समाज में रहने का भी अधिकार नहीं था, उसे गांव से बाहर रखा जाता, यहाँ तक कि उसे अनुमति लेकर के गांव में प्रवेश करना रहता था। वहीं अगर स्त्रियों की बात करें तो उस समय स्त्रियों की दशा भी अच्छी नहीं थी। स्त्रियों में सती प्रथा थी, स्त्रियों में जो है मीन्स विधवाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं था। दूसरी अगर देखें तो हम लोग उस समय देवदासी प्रथा का बहुत प्रचलन था। यानी कुल मिलाकर जो है सामाजिक स्थिति जो है कुरीतियों से भरी हुई थी। वहीं अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति अच्छी थी उस समय, यानी भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। वहीं अगर धार्मिक स्थिति की बात अगर हम लोग करें तो
धार्मिक स्थिति में चूँकि ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इस वर्ण व्यवस्था में जो है ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान रखता था और इस ब्राह्मण को ही जो है धार्मिक कर्मकांड यज्ञ आदि जो है सब करने का अधिकार था। बाकी किसी भी वर्ण को ये सब कार्य करने का अधिकार नहीं था, और अगर कोई करता भी था तो उसके लिए बहुत कठोर दंड का प्रावधान था। तो कुल मिलाकर जो है ब्राह्मण सर्वस्व था और ब्राह्मण की ही चलती थी और क्षत्रिय तो शासक वर्ग होता था। तो इस प्रकार जो वर्ण व्यवस्था यानी कि कुरीति से भरा हुआ था। वहीं अगर राजनीतिक स्थिति की बात करें तो भारत जो है उस टाइम उस काल में उस समय बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं अलग अलग वंशों का शासन चल रहा था, और ये जो वंश थे आपस में एकजुट नहीं थे, यानी आपस में ही लड़ते रहते थे। और इसमें जो है बाहरी आक्रमणकारी जो होते थे उससे मिलकर वो सामना नहीं करते थे बल्कि अलग अलग लड़ते थे। तो बाहरी आक्रमणकारियों के लिए जो है 1 बाय 1 यानी अकेले अकेले शासकों को हराना आसान होता था। तो ये उस काल की यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक अवस्था थी जो आक्रमणकारियों के लिए जो है यानी रास्ता जो है आसान करता है। आसान किस प्रकार करता है वो भी मैं बताती हूँ। देखिए इसके पहले भी यानी कि हमने देखा था मौर्य काल गुप्त काल या उससे पहले भी जो है कई आक्रमणकारी जो है भारत पर आक्रमण करते हैं क्रमानुसार, जिसमें शक पहलव कुषाण हुन पार्थियन आदि हमने देखा था। तो ये सब जो आक्रमणकारी थे तो उनका उद्देश्य उस काल तक मीन्स साम्राज्य विस्तार था। साम्राज्य विस्तार क्या, वो लोग आकर के यहाँ बस गए थे और यहाँ की सांस्कृतिक धार्मिक और सामाजिक जीवन को वो लोग अपना लेते हैं। किंतु उस आक्रमण में और ये जो अरबों का आक्रमण होता है, इस आक्रमण में मूलभूत अगर अंतर हम लोग देखेंगे तो मूलभूत अंतर रहता कि वो जो आक्रमण था वहाँ पर धर्म यानी कि धार्मिक जो आंदोलन कहिए या धर्म का प्रचार ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर जो ये अरबों का आक्रमण होता है, अरबों के पश्चात जितने भी आक्रमण होते हैं इस्लामिक, यहाँ पर जितने भी आक्रमण होते हैं ये आक्रमण का जो है यानी उद्देश्य मूल रूप से जो है अपने धर्म का प्रचार होता था। यानी कि या आप इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए या फिर उसके ऊपर जजिया कर थोप दिया जाता था। तो यहाँ पे क्या होता है उस समय जो सामाजिक स्थिति में हमने अभी बताया कि जो वर्ण व्यवस्था दोषपूर्ण थी, जिसमें कि निचले तबके के जो लोग होते थे उनको कोई भी अधिकार समाज में नहीं दिया जाता था, वह बिल्कुल हाशिए पे रखे जाते थे। उनको समाज में यानी कि निम्न दर्जा सबसे मिलता था और उन्हें समाज में यानी बस्तियों में अलग रखा जाता था। तो वो लोगों के लिए क्या था कि ऐसे भी इस धर्म में उसे कोई स्थान कोई अधिकार नहीं था। तो उन लोगों के लिए जो इस्लाम धर्म कबूल करना आसान था, क्योंकि उनके पास तो संपत्ति भी नहीं थी, तो वो जजिया कर भी नहीं दे सकते थे। और जितने भी शासक हुए वो गैर मुस्लिम लोगों पर जजिया कर लगाते थे। तो इस वजह से जजिया कर से बचने के लिए भी और अपनी धार्मिक स्थिति से नाखुश होते हुए भी जो है ये जो है जनसाधारण जो गरीब तबके के लोग थे, जो शूद्र से नीचे थे, वो सब जो है धर्म परिवर्तन करने लगते हैं, कुछ डर से भी और कुछ जो है जजिया कर से बचने के लिए भी, और कुछ अपनी धार्मिक स्थिति से नाखुश होकर के भी। तो ये थी उस समय की सामाजिक राजनीतिक धार्मिक स्थिति जो इस बाहरी आक्रमणकारियों के लिए जो है रास्ता आसान कर देता है, सुलभ कर देता है। तो आइए यानी कि जो हम लोग मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो आक्रमण होता है, जो लगभग 17 बार आक्रमण करता है भारत पर क्रमानुसार, तो उस मोहम्मद गजनवी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि वह जो आक्रमण करता है वह क्यों करता है और वो किस प्रकार से किन शासकों से उसकी लड़ाई होती है, ये सब जो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो गजनी साम्राज्य जो है, ये गजनी साम्राज्य या यामिनी साम्राज्य यानी गजनी साम्राज्य को यामिनी साम्राज्य या यामिनी वंश भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं कि जो गजनी साम्राज्य है उसका अन्य नाम क्या है, या फिर जो मोहम्मद गजनवी है वह किस वंश का शासक था, तो वह यामिनी वंश का शासक था। तो ये जो गजनी साम्राज्य है वह जो उसकी अगर हम लोग भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो ये जो भारत का क्षेत्र है,
यानी भारत का जो उत्तर पश्चिम का ये क्षेत्र है, यहाँ पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान, ये सब जो क्षेत्र रहता है, यानी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का ये क्षेत्र जो रहता है, यह भारत का ही क्षेत्र उस काल में माना जाता है। तो ये भारत के यानी अफ़गानिस्तान का जो सटा हुआ यानी क्षेत्र रहता है, वह ईरान का क्षेत्र रहता है। और इस ईरान के क्षेत्र में ही जो है यह गजनी साम्राज्य या यामनी वंश की जो है स्थापना की जाती है। और इसका जो संस्थापक है वह अल्पतगीन माना जाता है। दोस्तों, ये जो अल्पतगीन है, यह उस समय ईरान के शासक जो उस समय अब्दुल मलिक रहते हैं, और ये अब्दुल मलिक का ये अल्पतगीन दास के रूप में कार्यरत रहते हैं, ये उसका दास रहता है। किंतु यह क्या करता है कि धीरे धीरे एक अपने अलग साम्राज्य की नींव डालता है, यानी एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपना स्थान ये स्थायित्व कायम करता है। तो यह अल्पतगीन जो है इसका संस्थापक माना जाता है, और यह जो है राजधानी गजनी को बनाता है। इस वजह से जो है इसे गजनी साम्राज्य भी कहा गया है। और ये अल्पतगीन का जो है एक अन्य दास भी रहता है, यानी ये अल्पतगीन तो अब्दुल मलिक का दास रहता है, अब ये अल्पतगीन का एक दास रहता है सुबुतगीन, और ये सुबुतगीन जो है उसका दास भी रहता है और बाद में जो है उसका दामाद बन जाता है। तो जब ये अल्पतगीन की मृत्यु होती है तो इसका पुत्र यानी इस अल्पतगीन का पुत्र शासक बनता है, किंतु वह अयोग्य शासक रहता है। ये सुबुतगीन जो है अल्पतगीन के पुत्र को अपदस्थ करके खुद शासक बन जाता है, और ये सुबुतगीन ही प्रथम शासक रहता है इस वंश का, जो साम्राज्य विस्तार का सबसे अधिक प्रयास करता है। यानी यह एक यानी योग्य शासक रहता है, इसके द्वारा साम्राज्य विस्तार का अधिक प्रयास किया जाता है। और ये सुबुतगीन के द्वारा जो है यानी कि 977 ईस्वी में गजनी का यह शासक बनता है, यानी 977 ईस्वी में यह शासक बनता है। और भारत पर यह सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला, यानी तुर्क आक्रमणकारी की अगर बात करें तो तुर्क आक्रमणकारी में सर्वप्रथम जो यह सुबुतगीन ही आक्रमण करता है। अगर अरब के आक्रमण की बात होगी तो वहाँ मोहम्मद बिन कासिम का नाम आएगा, और अगर तुर्क आक्रमण की बात आएगी तो प्रथम आक्रमणकारी जो है ये सुबुतगीन ही माना जाएगा। और ये अफ़गानिस्तान के शासक जयपाल के साथ युद्ध करता है। चूँकि अफ़गानिस्तान और ईरान का क्षेत्र यानी अड़ोसी पड़ोसी राज्य रहते हैं, तो यह जो है सर्वप्रथम जो है यानी अपने आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि के लिए यानी धन में वृद्धि के लिए ये क्या करता है, जो है सर्वप्रथम जो है यह अफ़गानिस्तान के शासक जयपाल के साथ जो है युद्ध करता है, उस पर आक्रमण करता है, उस पर युद्ध होता है। किंतु इस युद्ध में क्या होता है कि इन दोनों के बीच एक संधि होती है, और इस संधि में यह कहा जाता है कि ये सुबुतगीन जो है वापस दोबारा जो है कभी यहाँ वापस अफ़गानिस्तान पर आक्रमण यानी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, और ये वापस चला जाता है। तो ये इसके बाद इस सुबुतगीन की जब मृत्यु होती है तो इस सुबुतगीन के 2 पुत्र रहते हैं, एक तो यह महमूद गजनवी और दूसरा जो यानी इसका प्रथम पुत्र जो रहता है इस्माइल रहता है, और ये इस्माइल इसका प्रथम पुत्र रहता है। वहीं दूसरे पुत्र की अगर बात करें हम लोग तो ये महमूद गजनवी जो है इसका दूसरा पुत्र रहता है। तो आरंभ में तो ये इस्माइल इसका शासक बनता है, यानी कि सुबुतगीन की मृत्यु के पश्चात जो है इस्माइल बड़ा पुत्र रहता है तो यह शासक बनता है। और उस समय यानी पिता के रहते हुए जो है यह जो है महमूद गजनवी खुरासान का गवर्नर रहता था, यानी कि गवर्नर के रूप में जो है खुरासान एक स्थान है ईरान का, वहाँ का यह गवर्नर के रूप में नियुक्त रहता है। उस काल में दोस्तों एक परंपरा थी कि जो राजा का जो संबंधी होता था, पुत्र हो चाहे भाई हो, वह गवर्नर के रूप में अन्य प्रांतों में शासन प्रशासन को संभालता था। इस क्रम में क्या होता था कि वो लोग जो है शासन प्रशासन से संबंधित जानकारियाँ हासिल करता था और सीखता था, और फिर बाद में शासक बनने के पश्चात जो है उसका उपयोग वो करते थे। तो जब इस्माइल को शासक बनाया जाता है सुबुतगीन के द्वारा, तो वो क्या करता है, महमूद गजनवी जो है इससे ज़्यादा योग्य रहता है और बहुत महत्वाकांक्षी भी रहता है। तो ये क्या करता है, इन दोनों के बीच संघर्ष होता है, यानी दोनों भाइयों के बीच, और महमूद गजनवी जो है इसे क्या करता है कैद करके इसे कैद खाने में डाल देता है और खुद यह शासक बन जाता है।
तो इस महमूद गजनवी ही जो है हमारे इस चैप्टर का मेन हीरो है, इससे संबंधित है जो ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो हमारा फोकस सबसे ज़्यादा इस महमूद गजनवी पर ही रहेगा। और इसका जो शासन काल है वह 999 से यानी 999 से 1030 माना जाता है, यानी कहीं कहीं 998 भी दिया रहता है और कहीं कहीं 999 भी दिया रहता है। तो चूँकि ये इस्माइल पहले शासक बनता है और उस बाद में यह महमूद गजनवी बनता है, तो इस वजह से जो है इस डेट में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो जब यह महमूद गजनवी शासक बनता है तो यह जो है सबसे पहले वहाँ उस समय जो है वहाँ का जो तत्काल खलीफा रहता है अल कादिर बिल्ला, उससे वह मुलाकात करता है। दोस्तों हमने इस्लाम धर्म वाले वीडियो में भी देखा और जो इसका जो यानी पिछले जो क्लास में हम लोग देखे जो कि अरबों के आक्रमण से संबंधित थी, तो उसमें भी जो हम लोग खलीफा शब्द के बारे में जाने, यानी खलीफा का पद जो था वह पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात जो है खलीफा के पद का सृजन होता है। आरंभ में तो यह खलीफा का पद जो है मीन्स धार्मिक पद रहता है, किंतु धीरे धीरे जो है यह धार्मिक पद जो है राजनीतिक पद यानी राजनीतिक पद में परिवर्तित हो जाती है। तो उस समय क्या होता है कि जितने भी इस्लामिक देश रहते हैं, जितने भी राज्य रहते हैं, वो सबका जो शासक है कहीं न कहीं इस खलीफा यानी वर्तमान जो खलीफा होता था उससे आज्ञा ले करके शासन प्रशासन को चलाता था। यानी आरंभ करने से पहले इस खलीफा से जो है आज्ञा लेना पड़ता था। तो चूँकि महमूद गजनवी ने अपने भाई को अपदस्थ करके यानी कैद करके जो है शासन प्रशासन को हासिल किया था, तो इसके लिए दो कारणों से इस खलीफा से परमिशन लेना मतलब ज़रूरी था, क्योंकि एक तो ये भाई को अपदस्थ करके बना, दूसरा ये नया शासक बना। तो दोनों कारणों से जो है इस खलीफा से वह परमिशन लेने के लिए जो है उसके पास जाता है। और ये खलीफा का नाम जो है अल कादिर रहता है, यानी अल कादिर जो है उस समय का तत्कालीन खलीफा रहता है। और ये अल कादिर जो रहता है यह इस महमूद गजनवी से इतना प्रभावित होता है कि ये उसे कई उपाधियां दे देता है। यानी उससे मिलने के पश्चात जो है इस खलीफा से मिलने के पश्चात जो मोहम्मद गजनवी है जब उससे मिलने जाता है तो महमूद गजनवी से यह इतना प्रभावित होता है कि उसे कई उपाधियां जो है उसे दान में यूं ही दे देता है, जिसमें कि एक यामीन उद दौला की उपाधि रहता है। जो यामीन चूँकि ये यामिनी वंश का रहता है तो इस वजह से यामीन उद दौला की उपाधि देता है, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, यानी कि इस्लामिक साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधि इसे खलीफा के द्वारा दी जाती है। वहीं दूसरी जो इसकी उपाधि है जो कि खलीफा के द्वारा दी जाती है वह यामीन उद दौला के रूप में, यानी वह यामीन उद दौला उपाधि रहता है। उसमें जो है मुस्लिमों का संरक्षक, यानी इसका अर्थ होता है मुस्लिमों का संरक्षक। वहीं जो तीसरी उपाधि और अंतिम उपाधि है यह सबसे महत्वपूर्ण उपाधि रहती है। यह सुल्तान की उपाधि उसे यानी खलीफा के द्वारा मिलता है और यह प्रथम तुर्क शासक रहता है जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। दोस्तों आगे जो हम लोग है सल्तनत काल जो देखेंगे, ये सल्तनत काल जो है इसी सुल्तान की उपाधि से यानी इस सुल्तान से ही सल्तनत काल नाम पड़ा है। आगे फिर हम लोग जो मुग़ल वंश देखेंगे, इस मुग़ल वंश में बादशाह या शहंशाह की उपाधि यानी कि शासक ग्रहण करेंगे, किंतु सुल्तान की जो उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वह यही महमूद गजनवी था जो तुर्क का शासक था। तो यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वह महमूद गजनवी था। और इस गजनवी ने जो है 17 बार भारत पर आक्रमण किया, यानी कि ये जो महमूद गजनवी के द्वारा 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और ये जो इतिहासकार है सर हेनरी इलियट, यानी इस इतिहासकार ने ही सबसे पहले जो है यह प्रमाणित किया कि गजनवी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया, यानी कि 999 से 1030 के बीच जो है इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और सर्वप्रथम यही इतिहासकार ने ही यह प्रमाणित किया, तो बाकी जो भी इतिहासकार बाद में आए तो इनके ही बातों को जो है वो अनुसरण करते गए। यानी
इनके जो तथ्य दिए गए उनको किसी इतिहासकार ने नहीं काटा, बल्कि उसमें जो है अपनी हामी भरते गए। तो सर हेनरी इलियट के अनुसार जो है गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो कई बार ये पूछा जाता है कि किस इतिहासकार के द्वारा जो है गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, या फिर मोहम्मद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया। ये भी प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हर आक्रमण के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, जिसमें हमने कि इसके पिछले वाले वीडियो में भी देखे कि जो यानी अरब का आक्रमण जो था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो किया गया था, वो आक्रमण जो है उसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार, धन की प्राप्ति और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। तो इसके यानी ये जो आक्रमण था जो कि गजनवी के द्वारा किया गया, इसका क्या उद्देश्य था, ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो प्रथम जो उद्देश्य था वह था धन लूटना, यानी कि इस मोहम्मद गजनवी को सूचना मिली थी कि भारत में जो है बड़े पैमाने पर जो है धन संपत्ति जो शासकों के पास, यहाँ के मंदिरों में जो है सोने चांदी जेवरात, और शासकों के पास बहुत सारे धन संपत्ति है। तो ये जो है ये बातें जब वह सुनता है तब वह भारत की ओर आकर्षित होता है। तो वह धन लूटने के लिए ही जो है सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करता है, और धन यहाँ से लूट के जाने के बाद वह अपने साम्राज्य का मजबूतीकरण करता है। यानी कि जो हमने अरबों के आक्रमण के समय देखा था कि जो मोहम्मद बिन कासिम जो रहता है प्रथम आक्रमणकारी, उसका जो उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार था, यानी वह भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। किंतु यहाँ जो है मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तारीकरण नहीं था। ये भी कई बार पूछा गया है, यानी कि जो मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य साम्राज्य विस्तारीकरण था कि नहीं। तो इसका उद्देश्य साम्राज्य का विस्तारीकरण नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य सिर्फ धन लूटना था, और इस लूटे हुए धन को है वह क्या करता था कि अपने जो यामनी वंश था, गजनी का जो साम्राज्य था, उसके मजबूतीकरण में वह इस्तेमाल करता था। तो ये दो उद्देश्य थे, यानी कि साम्राज्य विस्तार जो है उसका उद्देश्य नहीं था, और इस्लाम धर्म का वह प्रचार करता था। इस्लाम धर्म का प्रचार, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार और बड़े पैमाने पर धन की लूट राजाओं के द्वारा, यानी राजाओं से, यहाँ के मंदिरों से वह बड़ी मात्रा में जो धन लूट करके हाथी घोड़े और जो ऊँट होते थे उस पर लाद करके जो वह वापस चला जाता था, यानी आता था लूटता था और वापस वो चला जाता था अपने साम्राज्य अपने देश। तो ये थे दोस्तों गजनी साम्राज्य से संबंधित यानी यामनी वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसमें हमने इसके संस्थापक के रूप में अल्पतगिन को जाना, जिसकी राजधानी गजनी थी, और उसके दास सुबुक्तगिन को जाने जो वह दामाद भी था और दास भी था। फिर सुबुक्तगिन की जो दो पुत्र थे, एक इस्माइल और दूसरा महमूद गजनवी। तो क्रमानुसार इनके शासन और इनके आक्रमण के बारे में, इनके उद्देश्य के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में जो है हम लोग इसके जो 17 आक्रमण है उनमें महत्वपूर्ण आक्रमणों के बारे में जो है जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, और इस वंश से संबंधित या महमूद गजनवी से संबंधित जो अन्य प्रमुख तथ्य है, जानकारियाँ हैं, उसके बारे में भी जो हम लोग अगले वीडियो में यानी अगली क्लास में जो हम लोग इससे संबंधित बातों पर जो है बातें करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।